निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चित्रा जीन लैम्प एन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, SARS-CoV-2 के एन जीन का पता लगाने वाला यह दुनिया में अपनी तरह का पहला टेस्ट है। दूसरा, इसका विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया। आपको बताना है कि चित्रा जीन लैम्प एन के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग हुआ और 2 भी रॉन्ग हुआ। तो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, देखो ये इसमें लिखा है कि SARS-CoV-2 के एन जीन का पता लगाने वाला दुनिया में अपनी तरह का पहला टेस्ट है। नहीं, ये अपनी तरह का पहला टेस्ट नहीं है, तो इसलिए पहला रॉन्ग हुआ। दूसरा क्या है कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया। इतना तो सही है स्टूडेंट कि इसका डेवलपमेंट है, इसे श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है, लेकिन ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन नहीं है, क्योंकि ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। अब ये देखिए, आज के पीआईबी में प्रकाशित एक खबर है। ये खबर क्या है, चित्रा जीन लैम्प एन ने 2 घंटे में कोविड-19 की पुष्टि करने वाले टेस्ट को डेवलप किया है। तो मतलब ये टेस्ट होगा जो 2 घंटे में ही कोविड-19 का पता लगाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 100% सटीक परिणाम देता है, ये बात भी याद रखेंगे। और यह RT-PCR के इस्तेमाल से आए नतीजों से मैच करता है। मतलब जो नॉर्मली हम पहले RT-PCR इस टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस टेस्ट से जो नतीजे निकलता है उसी से ये मैच करता है जो चित्रा जीन लैम्प एन के द्वारा जो नतीजे आते हैं। और एक मशीन में एक बैच में 30 नमूनों की जांच की जा सकती है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर देखिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट डेवलप की है जो काफ़ी कम खर्चे में सिर्फ 2 घंटे के भीतर कोविड-19 की पुष्टि कर देता है। देखो, कोविड-19 के खिलाफ अगर फाइट करनी है, अगर हम देखें जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, कोविड-19 से लड़ने का एक ही तरीका है कि जितना ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाएगा उतना ही तेज़ी से हम इसको कर्ब कर पाएंगे, इस पर लगाम कस पाएंगे। इसलिए इंडिया में भी अगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोविड-19 के बाहर निकले, इसका जो प्रभाव है उससे हम बाहर निकले, तब हमें भी बड़े लेवल पे, मास लेवल पे टेस्टिंग करनी होगी स्टूडेंट्स, तभी हम इससे जल्द से जल्द बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। इसी की दिशा में बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी एजेंसीज, लेबोरेटरी काम कर रही है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब ये देखते हैं, वायरल न्यूक्लिक एसिड के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन अर्थात RT-LAMP के इस्तेमाल से SARS-CoV-2 के एन जीन का, तो याद रखेंगे जीन का, एन जीन का पता लगाने वाला यह डायग्नोस्टिक टेस्ट दुनिया में अपनी तरह का पहला नहीं, देखो खुद ही लिखा है कि अपनी तरह का पहला नहीं है, लेकिन दुनिया के कुछ पहले टेस्टों में से एक है ये, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही अक्सर मैं क्लासेस में भी बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे ही मंदी की स्थिति आती है अर्थव्यवस्था में, तब स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को काफ़ी टेक्निकल टर्म सीखने को मिलते हैं। उसी तरह से जब कोविड-19 ने जो चैलेंज प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, सांस्कृतिक रूप में, राजनीतिक रूप में, बहुत तरह के चैलेंजेस इससे आए हैं। तो जो आर्थिक चैलेंजेस इसने क्रिएट किए हैं, आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न की है, उससे लड़ने में सरकारें या केंद्रीय बैंक किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे आने वाले टाइम में, वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग होगा, हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और उसी कड़ी में आने वाले 2-3 क्वेश्चन है ये हमारे, आप इनको ध्यान से पढ़ना। ये देखिए, ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट, जिसको RRR भी बोलते हैं,
को 4% से घटाकर, ये 4% है, 3.75% कर दिया है। ये टाइपिंग एरर था। चलो दूसरा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज और एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तक धन प्रवाह सुगम बनाने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन की घोषणा की है, जिसको हम बोलेंगे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, ये हमें बताना है। सोच समझ के जवाब देना स्टूडेंट। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये दोनों ही करेक्ट है, ये आप याद रखना। देखो अभी आरबीआई ने किया क्या है, बेसिकली जो कोविड-19 के चैलेंज से निपटने के लिए उसने कुछ कदम उठाने शुरू किए हैं और कल काफ़ी बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे कदम आरबीआई ने ऐसे उठाए हैं जो वास्तव में ही काफ़ी अप्रिशिएट उनको किया जाना चाहिए। और उन्हीं में से एक ये देखिए कि आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझेंगे। और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट मैंने दिया कि आरबीआई ने एनबीएफसीज और एमएफआई तक धन प्रवाह को सुगम बनाने के लिए टीएलटीआरओ की घोषणा की है, इन दोनों को समझते हैं। चलो एक बार चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों को। ये देखिए, देखो जैसे कि आप जानते हो, सपोज करो एक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जब इधर है हमारा आरबीआई। ध्यान से देखना आप इस चीज़ को, यहाँ से रिवर्स रेपो रेट को घटाने का प्रभाव क्या होगा अर्थव्यवस्था पे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर एसबीआई के पास पैसा पड़ा है और वो पैसा किसी यूज़ में नहीं आ रहा, तो सपोज़ आम भाषा में बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो वो अपने इस पैसे को किसके पास भेजता है, आरबीआई के पास, कि भाई चलो मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ जो मनी है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आरबीआई इस पे क्या पे करता है, एक इंटरेस्ट रेट पे करता है, एक ब्याज पे करता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और रेपो रेट में क्या होता है कि ये बैंक किससे पैसा लेते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, उसको रेपो रेट। तब अभी अगर आरबीआई ने उसको 4% से घटा के, देखो ये समझने की कोशिश करना, इसको 4% से घटा के 3.75% किया है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एसबीआई अब आरबीआई के पास पैसा रखता है, तब उसको आरबीआई अब पहले की तुलना में 4% की तुलना में 3.75% ही क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब एसबीआई को लगेगा भाई क्या है, आरबीआई तो मुझे कम इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों ना मैं अपने पास पैसे को बाज़ार में अन्य लोगों को प्रदान करूं, कंपनी को दूं, ठीक है, बिजनेस पर्सनस को दूं, ताकि उस पैसे को मार्केट में देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, उसको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। तो आरबीआई को इस कदम को उठाने का मतलब ये है कि आरबीआई चाहता है कि बैंकों द्वारा बाज़ार में जो पैसा क्या है, उसको बाज़ार में पैसा दिया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो बिजनेस एक्टिविटी हो वो हमारी एक्सपेंड हो। जिसके चलते क्या आएंगे कि कोविड के चलते जो मंदी की सिचुएशन उम्मीद की जा रही है कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उससे निपटने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण जो क्या होगा, कदम होगा। ये बात आपको समझ में आई। अब दूसरा यही समझा देता हूँ मैं। आपको याद हो, मैंने फरवरी के एमसीक्यू में आपको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस बताए थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के चलते इसमें क्या किया था, आरबीआई ने 1 लाख करोड़ जो पैसे को क्या किया था, लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट पे, किस पे, जो रेपो रेट पे ही लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कराया था बैंकों को। अब उस टाइम पे तो क्या था, आरबीआई ने क्या बोला था, भाई ठीक है आपको मैं 1 लाख करोड़ रुपया दे रहा हूँ, ठीक है, और ये कमर्शियल हमारे बैंक है, आपके पास वो पैसा आ गया, अब आपकी मर्जी, चाहे ये बैंक है हमारे पीएनबी मान लो, एसबीआई मान लो, XYZ जितने भी है, आप इस पैसे को जहाँ खर्च करना चाहे करते रहो। लेकिन अब जो टारगेटेड, अब जो आरबीआई लेके आया है टारगेटेड, लिख देता हूँ मैं, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसको टारगेट कर दिया है, जिसको LTRO 2.0 भी बोला जा रहा है। अब आरबीआई ये बोल रही है कि अब आप मेरे से पैसा लो, लेकिन ये पैसा आपको किसको देना होगा, जो एनबीएफसीज है,
नॉन बैंक फाइनेंसिंग जो हमारी कंपनीज़ है, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ये पैसा आप उनको दोगे। मतलब जो मंदी की चपेट में इनके पास जो किसका फंड का क्राइसिस है, ताकि ये उससे बाहर निकल पाए, ये बात समझाने की कोशिश की है मैंने। और उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी कि रिवर्स रेपो रेट को घटाने का क्या प्रभाव होगा, और जो ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लेके आया है आरबीआई, जिसको LTRO 2.0 भी कहा जा रहा है, क्योंकि फरवरी में ऑलरेडी LTRO के रूप में आरबीआई ने स्टेप उठाए थे, लेकिन इस बार टारगेटेड LTRO के रूप में आए हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा ये भी हमने देख लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलते आगे, ये देखिए अब ये देखते हैं इस MCQ का आधार क्या है। ये देखिए PIB में प्रकाशित एक खबर है 17 अप्रैल की। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और ज़रूरतमंदों एवं वंचितों की आर्थिक मदद करने के लिए अहम कदमों की घोषणा की। और वो कदम क्या है देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 से निपटने के लिए अब अधिक उधार ले सकेंगे। ठीक है, राज्य के पास और केंद्र शासित प्रदेश अब ज़्यादा उधार ले सकेंगे। रिवर्स रेपो रेट को देखो 4% से घटा के कितना किया, 3.75%। अब आप समझ गए होंगे क्या फ़ायदा होगा इससे। NBFCs और रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी गई, और हम स्थिति को ठीक करेंगे और धीरज रखेंगे। भारत में हालात बेहतर होने एवं वर्ष 2021-22 में विकास दर 7.5% रहने का अनुमान भी आरबीआई गवर्नर ने लगाया है। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। यहाँ पे क्या बोला है, मृत्यु के मध्य जीवन कायम रहता है, असत्य के बीच सत्य का अस्तित्व बना रहता है, और अंधेरे के बीच प्रकाश बना रहता है। महात्मा गांधी ने यह उद्घोषणा अक्टूबर 1931 में लंदन स्थित प्रसिद्ध किंग्सले हॉल में अपने संबोधन में की थी। और इन्हीं शब्दों के साथ जो कल की एक बैठक की थी जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, तो इसी वक्तव्य से इन्होंने शुरुआत की थी। ये याद रखना, इस टाइप की चीज़ें ऐसे में आ जाती है, कहीं आपको कोट करनी हो वहाँ पे काफ़ी ये ऑप्टिमिस्टिक कथन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लक्षित दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन, जिसको 2.0 कहा गया, मैंने समझा दिया है। अब सरकार ने किया क्या, आरबीआई ने किया क्या है वो देखिए। 50,000 करोड़ रुपए के कुल प्रारंभिक राशि के साथ लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन 2.0 का दूसरा सेट क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब LTRO फरवरी में आया था, अब आ रहा है टारगेटेड LTRO। ठीक है, इसको LTRO 2.0 भी बोला जा रहा है। ठीक है, वो फरवरी मार्च की खबर है, आप उसमें इतना मत अटकना। जो LTRO वाली है फरवरी मार्च, कभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर वो तो मार्च की है, फरवरी की है। फरवरी से बातें होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद देखिए इसमें किया क्या गया, तो 50,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे इसमें। अब यह कदम NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सहित छोटे एवं मध्य आकार की उन कंपनियों तक धन प्रवाह को सुगम बनाने के लिए उठाया जा रहा है जो कोविड-19 के कारण आए व्यवधानों से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए LTRO 2.0 के तहत बैंकों द्वारा लिए जाने वाले धन को निवेश योग्य बॉन्डों में, वाणिज्यिक प्रपत्रों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश किया जाना चाहिए। ये बताया है कि कैसे निवेश होगा वो राशि। इसके तहत ली जाने वाली कुल राशि का देखो याद रखना, अभी जो LTRO के तहत ली जाने वाली कुल राशि का कम से कम 50% छोटे और मझोले NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाना चाहिए। ये बात आरबीआई गवर्नर ने बोली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको LTRO बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा LTRO। अब फिर देखिए उसके साथ साथ कुछ और भी बोला है आरबीआई ने। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं, जैसे 50,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। देखो वो 50,000 करोड़ रुपए तो अलग थे जो अभी मैंने बताया NBFCs में जो LTRO के रूप में, TLTRO के रूप में जा रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है कि 50,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के विशेष पुनर्वित्त नाबार्ड में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI और राष्ट्रीय आवास बैंक NHB अर्थात नेशनल हाउसिंग बैंक को प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें विभिन्न सेक्टरों की ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।
तो कुल मिला के क्या हुआ, 50,000 करोड़ रुपए किनको दिए जाएंगे, नाबार्ड को, सिडबी को, ठीक है, और नेशनल हाउसिंग बैंक को। ये भी क्या, इनको 50,000 करोड़ रुपए मिलेगा, किस लिए, ताकि ये विभिन्न सेक्टर्स जहां ये नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी काम करते हैं उन सेक्टरों की ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उसके बाद देखिए, इसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात आरआरबीज, सहकारी बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को कितना दिया जाएगा, देखो 25,000 करोड़ रुपए, मतलब जो 50,000 करोड़ रुपए है इसमें से नाबार्ड को मिलेगा 25,000 करोड़ रुपए। उधार देने या पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को कितना दिया जा रहा है, 15,000 करोड़ रुपए। और नेशनल हाउसिंग जो कंपनी है, एनएचएफ है, उनको आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के 50,000 करोड़ रुपए में से 25,000 करोड़ रुपए जा रहा है नाबार्ड के पास, 15,000 करोड़ रुपए जा रहा है सिडबी के पास, और नेशनल हाउसिंग जो बैंक है उसके पास जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए। तो ये कुछ कदम उठाए हैं अर्थव्यवस्था में वापस से जान फूंकने के लिए आरबीआई ने। अब अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आरबीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिम की सीमा में 60%, ये 60% है, 60% की वृद्धि की है। दूसरा, अर्थो उपाय अग्रिम अर्थात WMA आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली अस्थायी, ध्यान से पढ़ना, अस्थायी ऋण सुविधाएं है जो सरकारों की प्राप्तियों और व्यय में अस्थायी संतुलन को कम करने में मदद करती है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना स्टूडेंट। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखो, पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि आरबीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को 60% बढ़ा दिया, बिल्कुल सही है, ये कल निर्णय लिया गया। अब ये अर्थोपाय अग्रिम होते क्या है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डिफाइन करता है कि जो अर्थोपाय अग्रिम है यह आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली एक क्या है, टेम्पररी जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी है, जो सरकारों को जो प्राप्तियों और व्यय में जो क्या हुआ है, अस्थायी रूप से जो इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको फुलफिल करने में आरबीआई WMO के टूल का सहारा प्रदान करती है। तो याद रखना, अभी क्या किया गया, कोविड-19 से निपटने के लिए आरबीआई ने बोला है कि राज्यों की जो WMA की जो क्या है सीमा है उसको 60% तक बढ़ा दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। अब ये देखिए, आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है कि आरबीआई टू पंप इन 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए पंप करेगी इकोनॉमी में, ठीक है, जिससे एनबीएफसीज को, नाबार्ड को, सिडबी को, ये सब मैं बता चुका, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। उसके साथ में राज्यों वाला जो स्टेटमेंट है आपको बता देता हूँ, हेल्प फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए क्या किया है। सेपरेटली आरबीआई ऑल्सो सेड इट हैज़ इंक्रीज द वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA लिमिट्स टू स्टेट बाय 60% ओवर एंड अबव द लेवल ऑन मार्च 30, जो 31 मार्च 2020 तक के लिए जो लिमिट थी उसको अब क्या कर दिया इसने, 60% तक बढ़ा दिया गया। इससे क्या होगा, राज्यों को जो उनके अस्थायी असंतुलन है उसको क्या कर रहा ना, प्राप्ति और व्यय के बीच में, उसको फुलफिल करने में मदद मिलेगी स्टूडेंट्स। क्योंकि आप जानते हो लॉकडाउन के चलते सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है, उनमें भी लॉकडाउन की सिचुएशन है। तो ऐसे में सरकारों के पास इनकम का स्रोत क्या रहेगा, उनको बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट होते थे, बहुत सारे इकोनॉमिक जो एक्टिविटी कंडक्ट हो रही थी, तो राज्यों के पास इनकम का एक क्या था, सोर्स था। लेकिन उसके चलते अगर वो सारी एक्टिविटी लॉकडाउन में बंद हो गई तब उनको जो प्राप्तियों और व्यय के बीच का जो अंतर था वो कहाँ से भरा जाएगा। तो उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि हम राज्यों को जो WMA के तहत जो सहायता प्रदान करते हैं अभी हम उसको 60% तक और बढ़ा देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसको समझते हैं। प्रश्न, तरलता कवरेज अनुपात लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, तरलता कवरेज अनुपात का उद्देश्य
तरलता जोखिम की स्थिति से निपटने के लिए बैंकों के पास उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति का होना सुनिश्चित करना है। दूसरा, हाल ही में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात को 100% से घटा के 50% कर दिया है। अब आपको बताना है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो, जिसको एलसीआर बोलते हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। पीटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। देखो, आने वाले दिन 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी अच्छे टर्म्स आ रहे हैं इन दिनों। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत। अब ये देखो, पहला गलत क्यों है, पहला सही क्यों है। पहला तो सही बिल्कुल इसलिए क्योंकि इसका जो उद्देश्य है जो एलसीआर का वो है कि तरलता के जोखिम की स्थिति से निपटने के लिए बैंकों के पास हाई क्वालिटी वाली जो लिक्विडिटी एसेट्स हो वो बनी रहे, उसके लिए एलसीआर का प्रावधान किया गया है। ये एलसीआर क्या है मैं आपको तसल्ली से समझाऊंगा। लेकिन जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो एलसीआर के अनुपात को आरबीआई ने 100% से घटाकर 80% किया है, ना कि 50%। ठीक है, पहले देख लेते हैं इस एमसीक्यू को बनाया क्यों गया। ये देख सकते हैं आप, ये एमसीक्यू का आधार था पीआईबी में प्रकाशित वही खबर जिसमें आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें से एक कदम ये भी था कि एलसीआर को 100% से घटाकर कितना किया गया है, 80% तक किया गया है। ठीक है, अब ये एलसीआर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बेसिकली होता क्या है कि सपोज करो कि जो एलसीआर है लिक्विडिटी कवरेज रेशो, भाई आप किसी बैंक से पैसा लेने के लिए गए, सपोज करो एसबीआई बैंक है, उससे आप पैसा लेने के लिए गए, एसबीआई बैंक से आपने पैसा लिया 500 रुपये आपने पैसा लिया। तब इस 500 रुपये के एवज में आरबीआई के पास कितनी जो हाई क्वालिटी जो लिक्विडिटी एसेट होनी चाहिए, सपोज करो 500 का अगर वो आपको पैसा देता है, लोन दे रहा है, तो उसके पास 1000 रुपये की होनी चाहिए। तो इसका मतलब कितना परसेंट हुआ ये, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 200%। तब इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या है, 200% है, क्योंकि अगर वो 500 रुपये उधार दे रहा है तो उसके पास कितना है, 1000 रुपये है। तब ये लिक्विडिटी कवरेज रेशो हो गया 200%। लेकिन अगर सपोज करो 500 रुपये ही लेने आए और 500 रुपये ही उसके पास क्या है, अवेलेबल है, तो कितना हुआ ये, 100%। तो ये क्या हुआ, लिक्विडिटी कवरेज रेशो हुआ 100%। अगर इस लिक्विडिटी कवरेज रेशो को घटा के 80% किया जा रहा है, इसका मतलब अगर आप एसबीआई से 500 रुपये लेने गए, तब एसबीआई ने अपने पास कितना रुपये रखा, 400 रुपये। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो निकलेगा ये 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस कवरेज रेशो को घटने का मतलब है बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, ऋण देंगे, मार्केट में लिक्विडिटी की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एलसीआर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप लिया गया क्यों, ये भी लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया ये कदम। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरलता कवरेज अनुपात की आवश्यकता में कमी की गई है। तो यहाँ देखिए, विभिन्न संस्थानों के लिए तरलता की स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से 100% से कम करके कितना कर दिया, 80% किया गया है। जबकि स्टेटमेंट में मैंने कितना बोला था, 50% के स्तर पर ला दिया गया। इसे धीरे धीरे 2 चरणों में बहाल किया जाएगा। मतलब अभी तो आप 80% पे लेके आ गए, लेकिन इसको वापस से किस पे लेके जाओगे, 100% पे लेके जाओगे, लेकिन वो 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज़ होगा 1 अक्टूबर 2020 तक, तो वापस कितने प्रतिशत पे ले आएंगे हम, 90% पे, और 1 अप्रैल 2021 तक 100% पे आ जाएगा ये। चलते हैं आगे। अब आप देख लीजिए, ये लिक्विडिटी कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइड बाई टोटल नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। इसके हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट के अंदर क्या क्या शामिल होता है, कैश, ट्रेजरीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मैं आपको एक आसान सी भाषा में बता देता हूँ कि जो हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट होती क्या है, ये आप लिख लेना। मैं बता रहा हूँ कि हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स वे संपत्तियाँ होती है, वे एसेट्स होती है
लिख लेना आप ये, जो आसानी से और एसेट के मूल्य में अपेक्षाकृत कम या बिना किसी ह्रास के कैश में कन्वर्ट हो सकती है, कैश में परिवर्तित हो सकती है, उनको बोला जाता है हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स। मतलब ये ऐसी एसेट्स है जिनको आप इमीडिएटली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या क्या शामिल होती है हमने देख चुके हैं, या तो वो कैश हो सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, ये हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है ये आप ध्यान रखना। अगर पीटी में आ जाए तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है, कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए निम्नलिखित कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। मतलब ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो कोविड-19 ने क्राइसिस की सिचुएशन पैदा की है उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से निपटने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला, वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखना। दूसरा, बैंक ऋण प्रवाह को सुगम बनाना। तीसरा, वित्तीय बाधाओं को कम करना। और चौथा, बाजार सामान्य परिचालन को सुनिश्चित करना। अब आप बताइए कि इसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए इन चारों में से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। यूपीएससी में इस टाइप के अप्लाइड क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मतलब इन चारों कदमों को उठाया जा सकता है। वित्तीय प्रणाली में हम क्या पर्याप्त लिक्विडिटी को बनाए रखेंगे। तो अभी भी जो आरबीआई ने कदम उठाया क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए को इन्फ्यूज़ करने की बात की है ना, तो वो किस लिए, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए। बैंकों के ऋण प्रवाह को सुगम बनाना, बिल्कुल। वित्तीय जो बाधाएं आ रही है, फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स है उनको दूर करना, और बाजार में सामान्य परिचालन सुनिश्चित करना, ये सारे ही आर्थिक प्रभावों से निपटने के उपाय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्कीम की शुरुआत वर्ष 2013 में लघु वनोपज एकत्रित करने वालों को उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की गई। दूसरा, इस स्कीम का क्रियान्वयन आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सोच समझ के बताना कि एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है। 3 सेकंड है आपके पास। चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट। तो याद रखना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जो आपके क्या है, माइनर जो फॉरेस्ट क्या बोला जाता है इनको, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस या प्रोडक्ट्स होते हैं। ये स्कीम के बारे में क्या है, कब लॉन्च की गई थी, 2013 में। तो लघु वनों उपज एकत्रित करने वालों को क्या उचित और पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। और कौन सा मंत्रालय इसका नोडल जो मंत्रालय है, आदिवासी मामलों का मंत्रालय। और जो इसकी बात की जाए अगर नोडल एजेंसी की, नोडल एजेंसी कौन है इसकी नोडल एजेंसी, ट्राइफेड। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन एग्जेम्पशन लिस्ट। ये हो गया एमएफपी, इनको किस में, एग्जेम्पशन की लिस्ट में डाला है। आप देख सकते हैं, इन द लेटेस्ट सेट ऑफ लॉकडाउन रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड added the collection, harvest and process of minor forest produce to the list of activities that will be permitted. The additional directives were issued on Thursday. तो इसमें बताया गया कि हम जो माइनर हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया है। तो इसके संदर्भ में मुझे लगा कि जो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूसेस है उनके संदर्भ में जो हमारी एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम है वो महत्वपूर्ण है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसका 100% सही जवाब देंगे। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित किन अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। मोरक्को, लीबिया,
ट्यूनीशिया, मोरिटानिया और चाड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब 1, 2, 3। मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया का बॉर्डर लगता है, लेकिन मोरिटानिया और चाड का बॉर्डर भूमध्य सागर से नहीं लगता। चलो देखते हैं मैप पे क्या लोकेशन है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। आप यहाँ देख सकते हैं मोरक्को का बॉर्डर इससे लगता है, उसके बाद अल्जीरिया का बॉर्डर लगता है, ट्यूनीशिया का बॉर्डर लगता है, लीबिया का बॉर्डर लगता है और इजिप्ट का बॉर्डर लगता है। तो ये 5 अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिनका बॉर्डर भूमध्य सागर से लगता है। ऑप्शन में क्या था? मोरिटानिया। आप देख सकते हैं मोरिटानिया काफ़ी नीचे है, इसका बॉर्डर नहीं लगता। बात करें चाड की, तो चाड भी आप देख सकते हो यहाँ पे इसका बॉर्डर भी नहीं लगता। तो कुल मिला के जो कितनी 5 कंट्रीज़ हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। तो अगर इसको याद रखना होगा तो हम एक कोड बना लेंगे कि METAL, मेटल, मतलब मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया, ये 5 ऐसी कंट्रीज़ है मेटल के नाम से। ये मेटल कहाँ मिल रहा है? अफ्रीका में। और ये कहाँ पे इनका बॉर्डर लगता है? भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां है? मैं रिवर्स करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से कराई है और उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग सही जवाब देंगे। और जिन बच्चों ने रिवर्स का, मेरा लॉकडाउन वाला जो हमारी सीरीज़ है, लॉकडाउन मॉड्यूल निर्माण IAS के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहाँ पे इंडिया मैपिंग की 4 क्लासेस की कराई गई है। उसमें से एक क्लास रिवर्स सिस्टम के ऊपर है इंडिया की, और वहाँ बहुत अच्छे से गोदावरी को मैंने कवर कराया है। तो अब आप बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन सी इसमें से गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ कि इंद्रावती और प्रणहिता गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, पेन्नार और वंशधारा इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको गोदावरी बताई थी, मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये देखिए मेरे साथ, गोदावरी मैंने बताया था कि जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ है, त्र्यंबकेश्वर, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। और ये डेल्टा कौन से स्टेट में बनाती है? मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और आंध्र प्रदेश में ये डेल्टा बनाती है। अब इसकी कुछ दाएं हाथ की और बाएं हाथ की नदियाँ थी। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था एक रिवर मिलती है जिसका नाम है यहाँ से मूला। एक अन्य रिवर निकलती है, बालाघाट की पहाड़ियाँ है, वहाँ से एक रिवर निकलती है। कौन सी थी वो? मंजरा। और ये पहाड़ियाँ कौन सी है? बालाघाट। उसके बाद एक रिवर थी माहेर। उसके बाद यहाँ से कुछ लेफ़्ट हैंड साइड की कुछ नदियाँ है इसकी, मैंने बताया था अजंता की पहाड़ियाँ है यहाँ पे, वहाँ से एक रिवर निकली है पेनगंगा। नाम क्या है इसका? पेनगंगा। और ऊपर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है, ये सतपुड़ा है। यहाँ से एक रिवर निकली थी वर्धा। तो ये पेनगंगा जाके वर्धा में मिलती है। ऊपर से फिर 2 रिवर आती है, काहना और एक पेंच। तो ये काहना थी और ये पेंच थी। रिकॉल हो जाएगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और काहना और पेंच दोनों मिलके बनती है वेनगंगा। और ये दोनों जब आपस में मिलती है तो प्रणहिता के नाम से जानी जाती है। और मैंने ऑप्शन में प्रणहिता आपसे पूछा था, तो ये प्रणहिता जाके मिलती है गोदावरी में। उसके बाद कुछ 1-2 अन्य सहायक नदियाँ थी यहाँ से, जो छत्तीसगढ़ से, एक उड़ीसा से एक रिवर आ रही थी जिसका नाम है, उड़ीसा से आ रही है ये इंद्रावती। ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, हम गोदावरी को पढ़ रहे हैं, ये गोदावरी रिवर है हमारी। और एक और जो रिवर थी, अगर आपको याद हो, मैंने बताई थी सबरी। सबरी नदी थी, सबरी। और सबरी की एक सहायक नदी थी सिलेरू।
तो ये सब जो गोदावरी की और उसकी सहायक नदियाँ हैं, आप इसको याद रखना। अगर एग्ज़ाम में आए तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इंद्रावती सहायक नदी है, प्रणहिता है, ये हमने देख लिया। वंशधारा और पेन्नार नहीं है। अब ये देखिए इस एमसीक्यू का आधार क्या है। तो आज के द हिंदू में प्रकाशित एक खबर है कि टेस्ट ट्राइबल्स इन गोदावरी वैली एरिया, मतलब जो गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में ट्राइबल्स लोगों के टेस्ट किए जाए उसकी बात की गई है। इसमें लिखा है पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू कंडक्ट कोविड-19 टेस्ट अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन लिविंग अलोंग द गोदावरी रिवर वैली एरिया। तो गोदावरी रिवर का समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। 18 अप्रैल लिख लेता हूँ मैं इस पे ऊपर, ये मिस हो गया टीम से टाइप करते टाइम। ये देखिए अभ्यास प्रश्न क्या है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की परियोजना के रूप में स्थापित किया गया। दूसरा, यह सतत विकास को बढ़ाने के लिए उद्योगों हेतु प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है। आप सोच समझ के जवाब देना कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, 17 अप्रैल का एक हमारा अभ्यास प्रश्न था कि संरक्षणवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला था इसमें पर्यावरणीय मानक, खाद्य सुरक्षा, वीजा नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रणालियाँ और विनिमय दरें। मैंने पूछा था कि इनमें से किन तरीकों को संरक्षणवाद के रूप में अपनाया जाता है, प्रोटेक्शनिज्म के रूप में, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इन सभी तरीकों को जो प्रोटेक्शनिज्म के रूप में अपनाया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से ज़्यादा से बच्चों ने सही जवाब दिए थे, कुछ के जवाब गलत भी आए, लेकिन आप इसको पढ़ो, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ओके, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।